हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस साजिद शेख। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम कस्टम कंट्रोल के अंदर डेटा को शो करवाएंगे, ठीक है, और किस तरीके से हम उसको कस्टमर के फार्म पर पॉपुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कस्टम फील्ड से रिलेटेड है कि किस तरीके से ऐड करेंगे, तो वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उसका मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिससे आप प्रॉपर्ली स्टार्टिंग की वीडियो देख के वन बाय वन स्टेप के थ्रू कस्टम फील्ड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो इसके अंदर रिक्वायरमेंट है वो स्केल यूनिट के प्रोजेक्ट की है और कॉमर्स रन टाइम के प्रोजेक्ट की है। तो स्केल यूनिट के अंदर हम आ जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके अंदर पॉज के अंदर आएंगे। पॉज के अंदर आने के बाद व्यू एक्सटेंशन के अंदर हमने एक एक्सटेंशन बना लिया है कस्टमर ऐड एडिट का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके अंदर ऐड एडिट के अंदर HTML के फॉर्म एक हम ले लेंगे, ठीक है। उसके अंदर आके क्या किया है मैंने कि यहाँ पर आने के बाद हमने बॉडी ले लिया और इसके अंदर एक हमने डेव आईडी यहाँ पे डिफ़ाइन की है, इसकी क्लास जो होती है वो डिफ़ाइन की है, और एक और डेव हमने एज ए शो किया है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एक लेबल डिफ़ाइन कर रहे हैं रेफ नंबर EXT का, ठीक है। और टाइप टेक्स्ट दिया हमने और उसकी आईडी दे दी है। ये तो काम सिर्फ इतना हमें यहाँ पर करना है जो हमें HTML की लेबल के लिए करना है, जो हम पॉज के ऊपर इसको शो आउट करेंगे, ठीक है। अब क्या है कि इसको लिंक कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट की क्लास है विद द सेम नेम कस्टम फील्ड का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले यहाँ पर इसकी क्लासेस आ जाती हैं और टेम्पलेट आईडी जो है वो टेम्पलेट आईडी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप यहाँ पर ये जो नेम देते हैं, ठीक है, ये दिस इज़ अ टेम्पलेट आईडी नेम, ठीक है। तो टेम्पलेट आईडी नेम आपका यहाँ पिक हो गया। ये इसके हेडर्स की चीज़ें हैं जो आप इसके अंदर और प्रोजेक्ट्स देखेंगे या सैम्पल देखेंगे तो आपको चीज़ें मिलती हैं। तो ये इसको मैं एज ए आने देता हूँ। ऑन रेडी के मेथड पर आकर हमने क्या करना है, ऑन रेडी के मेथड पे नॉर्मली ये क्या कर रहा होता है कि इसको ये लोड कर रहा होता है कि टेम्पलेट आईडी को उसने गेट किया, ठीक है, HTML एलिमेंट के अंदर ये चीज़, और एलिमेंट के अंदर एक नोड इन्होंने ऐड की ट्रू करके, ठीक है, और एक नोड इन्होंने ये एलिमेंट यहाँ पे डिव का ऐड कर दिया। लेकिन अब क्या है कि अब हमारा कंट्रोल जो है वो हमें ऐड करना है, उसमें डेटा शो ऑफ और वो सारी चीज़ें हैं। तो अब हमारी डेव कंट्रोल को यहाँ कैसे गेट करेंगे, उसको कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए क्या है कि आप जब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इस कंट्रोल की हमने एक आईडी दी हुई है, इसको आईडी के थ्रू गेट किया हुआ है, ठीक है। तो कस्टम कंट्रोल के अंदर आने के बाद मतलब यहाँ पर आके आप एलिमेंट के थ्रू सेलेक्टर लेंगे और नॉर्मली जो HTML वगैरह का जिसको आइडिया है या jQuery जावास्क्रिप्ट का, तो वो इस चीज़ से होंगे, उन्हें आइडिया होगा कि किस तरीके से हम आईडी जब हमें लेनी होती है तो हैश देते हैं, क्लास लेनी होती है तो हम डॉट देते हैं। तो ये हमने एक इसका यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, प्लस इसके साथ क्या किया कि ऑन चेंज का इसके साथ एक हमने इवेंट बाइंड कर दिया। जब इवेंट बाइंड कर दिया तो इस इवेंट का हमने यहाँ पर नेम ले लिया। मैं वन बाय वन चलूँगा तो ये इवेंट हमें नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इससे रिलेटेड आ गई। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पर हमने चेक करवाया है कि दिस डॉट कस्टम, अगर तो कोई आपके पास एक्सटेंशन प्रॉपर्टीज़, ठीक है, अगर तो नहीं है तो वो अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद फिर वो क्या करता है, यहाँ पर दिस डॉट कस्टमर के अंदर हमने कहा कि एक्सटेंशन प्रॉपर्टीज़ आप फ़िल्टर आउट करो, सर्च करो इस नाम से, क्या उसको यहाँ पर ये चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। वो फिर इसको फाइंड आउट कर लेता है और इसकी जो भी वैल्यू वगैरह इसको मिलती है, ठीक है, वो यहाँ पर उसको फिलअप कर देता है, अदरवाइज इट विल कॉल अ एम्प्टी, ओके। और फिर इसकी जो वैल्यू निकली इस कंट्रोल के अंदर से वो उसने सेट करवा दी इस वेरिएबल के नंबर जो यहाँ पर हमारा पब्लिकली यहाँ पर हमने ये जो लिया हुआ है, ठीक है। ये जो कंट्रोल आया इसके अंदर जो भी वैल्यू थी वो हमने इसके थ्रू सेट करवा दी। अगर तो वो किसी एक्सटेंशन प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसके अगेंस्ट में कोई वैल्यू थी तो वो चीज़, ओके। अब आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इनिट के अंदर नॉर्मली ये इसी का अपना मेथड है, तो हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, ये वही मेथड है अपडेट एक्सटेंशन फील्ड का, ओके। इसके बाद क्या है कि ये एक आईडी, ये जो मेथड था मैंने कहा था ऑन चेंज का मेथड है, द अपडेट एक्सटेंशन फील्ड। यहाँ पर हमने इसके अंदर जो भी वैल्यू थी वो वैल्यू बाइंड कर दी, ओके। और हमने यहाँ पर इस मेथड के अंदर क्या किया हुआ है कि इसके अंदर हमने इसकी वैल्यू को पास कर दिया एज अ स्ट्रिंग, जो भी आपकी प्रॉपर्टी टाइप है उसकी बेसिस पे, और यहाँ पे वैल्यू। अब क्या है, ये एक और हमने मेथड बनाया हुआ है
ऐड और अपडेट एक्सटेंशन प्रॉपर्टी का नॉर्मली आपको मिल भी जाएगा, और आप इसकी डिटेल्स वगैरह मेरे ब्लॉग पर से ले सकते हैं, वहाँ से आपको इसका कोड, प्रॉपर कोड, सारी चीज़ें वहाँ से आपको मिल जाएंगी। तो इसके अंदर कि नॉर्मली वो क्या कर रहा होता है, इसके अंदर एक की वैल्यू है जो आपका ये नाम है। न्यू वैल्यू क्या है, न्यू वैल्यू वो है जो हमने इस वेरिएबल के थ्रू पास की हुई है। अब यहाँ पर आकर वो कस्टमर की एंटिटी लेता है, ठीक है, उसकी एक्सटेंशन प्रॉपर्टीज़ ले लेता है और उसके अंदर फाइंड आउट करता है कि क्या इसे ये प्रॉपर्टी मिली या नहीं मिली। अगर तो उसे प्रॉपर्टी इज़ नल और अनडिफाइंड है, दैट मीन्स कि उसको नहीं मिली, तो वो क्या करता है, न्यू प्रॉपर्टी क्रिएट करता है इसी की और इसी वैल्यू की बेसिस पे, और ठीक है, और उसके अंदर उसकी एक्सटेंशन प्रॉपर्टी को, जो भी उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर बनी है उसके अंदर उसको वो पुश कर देता है। और फॉर सपोज़ कि अगर ऑलरेडी वो है तो उसमें वो क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी के अंदर इसकी वैल्यू ले लेगा और इसको यहाँ से रिटर्न कर देगा। स्केल यूनिट के अंदर इसका सिर्फ इतना ही काम है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मैनिफेस्ट के अंदर जाने के बाद आपको इस एक्सटेंशन जो भी आपने बनाया उसको रजिस्टर करना पड़ता है। कैसे करेंगे आप यहाँ पर नॉर्मली आप प्रीवियस वीडियोस में देखेंगे तो आपको सर्च वगैरह, सिंपल प्रोडक्ट व्यू की वीडियोस मिलेंगी। इसके अंदर क्या किया है हमने इसका यहाँ से ये एक पूरा हमने एक ऐड कर दिया है इसके लिए, ठीक है। इसके अंदर कंट्रोल नेम हमने दे दिया है कस्टमर ऐड एडिट, ठीक है, कस्टमर ऐड एडिट से रिलेटेड। फिर इसकी कॉन्फ़िग कस्टम कंट्रोल हमने दे दिया, HTML का पाथ बता दिया है, जो सेम नाम हमने यहाँ पे लिया हुआ है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो TS क्लास है मॉड्यूल का पाथ, उसको भी हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। इसके बाद करना क्या है, इसके बाद सिंपल सी चीज़ है। इसके बाद आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लेना है। बिल्ड कर लेने के बाद आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लेने के बाद जब आप इसकी DLL गेट कर लेंगे तो उसको सेम प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, अगर मैं यहाँ से दिखाता चलूँ तो हम क्या करते हैं, इसकी DLL कॉपी करने के लिए कॉमर्स रन टाइम है, 1 मिनट, आपके में आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपका ये प्रोजेक्ट है। अगर मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाऊँ, ठीक है, और मैं सोर्स में चला जाऊँ, स्केल यूनिट का मेरा प्रोजेक्ट आ गया। अब इसमें आते हैं आप कॉमर्स रन टाइम में, सबसे पहले कॉमर्स रन टाइम में आके बिन में आते हैं, डीबग में आते हैं, स्टैंडर्ड में आते हैं, और यहाँ से आप अपनी कॉमर्स रन टाइम की DLL कॉपी कर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं फिर आप जाते हैं, मैं इसका पाथ डिफ़ाइन कर देता हूँ। फिर आप क्या करते हैं, सर्विस में जाते हैं, रिटेल सर्वर में जाके, वेब रूट में जाके बिन EXT के अंदर यहाँ पर और आप अपनी DLL पेस्ट कर देते हैं और इसके अंदर इसको रजिस्टर कर देते हैं, तो ये इसको रजिस्टर कर देता है। करना होता है कि आप जाते हैं यहाँ पर स्केल यूनिट में, जब हम आते हैं तो स्केल यूनिट के अंदर जाके बिन, डीबग, स्टैंडर्ड, क्लाउड स्केल यूनिट, क्लाउड कोड, उसके अंदर आने के बाद एक्सटेंशन में ये जो फोल्डर आपके पास आ रहा होगा contoso.commerce का, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। और आपने क्या करना होता है, इसी के अंदर आने के बाद के ड्राइव में आने के बाद रिटेल क्लाउड पॉज में जाना होता है, वेब रूट, ठीक है, एक्सटेंशन, और यहाँ पर आप ये हटा देंगे या इसकी जगह आप उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये काम करने होते हैं जब आप स्केल यूनिट के अंदर जब चीज़ें ऐड करते हैं या उसकी बिल्ड बनाते हैं, ठीक है, तो आपको ये एक्शन परफॉर्म करने होते हैं। ओके, यहाँ तक तो मैं आपको वो चीज़ थी कि जिसके अंदर क्या होता है कि आपको ये कंट्रोल दिख जाता है। तो मैं अब आपको ये मैंने ऑलरेडी वर्क किया हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ इसकी, जहाँ पर मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं लॉगिन करता हूँ, अभी तो ये हमारी प्रीवियस वर्किंग में आप देख सकते हैं कि ये था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना अभी क्या हो रहा होगा, अभी यहाँ पर आपको ये वैल्यू भी दिखा रहा होगा, देखें ये कंट्रोल हमारा रेफ नंबर EXT आ रहा है, वैल्यू भी दिखा रहा है। वैल्यू कैसे पिक होगी, अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि ये यहाँ पे वैल्यू कैसे शो कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ कॉमर्स रन टाइम के प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है।
कॉमर्स रन टाइम में जब आप आएंगे, कॉमर्स रन टाइम में आने के बाद, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आके कॉमर्स रन टाइम में जब आप आएंगे तो सबसे पहले क्या करना है, कॉमर्स रन टाइम का प्रोजेक्ट आपने ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपने ईमेल प्रेफरेंस के अंदर आना है। ईमेल प्रेफरेंस के सैम्पल के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दो क्लासेस मिलेंगी, गेट कस्टमर ट्रिगर और क्रिएट और अपडेट कस्टमर डेटा रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले हम चलते हैं गेट कस्टमर ट्रिगर के अंदर, ठीक है। ओके तो हम आ गए हैं गेट कस्टमर ट्रिगर के अंदर, सही है। अब यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, इसके अंदर आपको एक आध क्लास मिल रही होती है, लेकिन हमने इसको मॉडिफाई किया है, ठीक है। दो क्लासेस लिए हैं, गेट कस्टमर डेटा रिक्वेस्ट और गेट कस्टमर्स डेटा रिक्वेस्ट। इसके अंदर ऐसा आप देख सकते हैं, ठीक है। ये दो हमने टाइप्स ले लिए यहाँ पे, और इसके अगेंस्ट हमने यह क्या किया है, यहाँ पर इसको चेंज कर दिया, स्विच का एक मेथड अप्लाई किया है रिक्वेस्ट की बेसिस पे। पहला मेथड हमारा है गेट कस्टमर डेटा रिक्वेस्ट का, ठीक है, जिसके अंदर वो क्या कर रहा है, सिंगल एंटिटी डेटा सोर्स सर्विस ले रहा है, कस्टमर ही रिस्पॉन्स यानी आ रहा है इसके अंदर। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि कस्टम जब आ रहा है तो हम जब इसको ये वैल्यू मिल जाती है, कस्टमर की एंटिटी में डेटा मिल जाता है करंट रिकॉर्ड, फिर हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, हमने इसको कहा कि भाई AX का जो टेबल है, ठीक है, उसके अंदर आपने जाना है और उसके अंदर से ये फील्ड आपने सेलेक्ट कर लेनी है और वेयर लगाना है अकाउंट नंबर की बेसिस के ऊपर, ठीक है, ये दे दिया। और आपने इसके पैरामीटर के अंदर इसको अकाउंट नंबर भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद क्या, यहाँ पर हम क्यूरी करवा रहे हैं। क्यूरी करवाने के बाद जो आपकी ये वाली क्यूरी यहाँ पे रन हो जाती है, रन हो जाने के बाद क्या होता है कि वो उसका वैल्यू लेकर आता है। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, इस एक्सटेंशन की बेसिस पर हमने प्रॉपर्टी चेक करवाई है कि वो एग्जिस्ट है या नहीं है, ठीक है। अब क्या करता है, जब वो इसको मिल जाती है तो फिर ये चीज़ क्या होती है, ये हमारी, मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारी एक कस्टम फील्ड ही है जो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। तो रेफ नंबर EXT आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या है कि यहाँ पर हमने क्या किया, कस्टम के अंदर कस्टमर, ये कस्टम जो है ये कस्टमर की ये है एंटिटी, ठीक है। इसके अंदर एक्सटेंशन प्रॉपर्टीज़ हमने एक ऐड करवा दी रेफ नंबर EXT के नाम से, और उसके अंदर इसकी वैल्यू भी पुट करवा दी, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई किसके लिए, गेट कस्टमर डेटा रिक्वेस्ट के लिए। अच्छा, इसी के बाद इसी के नीचे हमने दिया हुआ है कस्टमर्स डेटा रिक्वेस्ट। इसमें भी तकरीबन हमारा सेम ही काम हो रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है कि ये क्या होता है, ये मल्टीपल इसकी जो स्क्रीन्स हैं, इस वजह से हमें ये दो दफ़ा लिखना पड़ रहा होता है। और इसकी DL कॉल जो है उसके ऊपर क्या है कि हमारी जो एक्सटेंशन फील्ड है उसके अंदर डेटा हमारा प्रॉपर होना चाहिए। तो जब आप ये वाली चीज़ कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना होता है, उसके बाद आपने ये करना होता है कि सिंपल आपको बिल्ड इसकी बनानी पड़ती है, सिंपल सी। सिर्फ आप किसकी बिल्ड बनाएंगे, सिर्फ आप ईमेल प्रेफरेंस सैम्पल की बिल्ड बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बिल्ड बना लेने के बाद आप जाएंगे जहाँ पर से इसकी बिल्ड पड़ी हुई है उसको आप ले लेंगे, ठीक है। और जब आप जाएंगे इसके बिन के फ़ोल्डर के अंदर, तो हम चलते हैं, अभी बिन में गए, ठीक है। बिन के बाद डीबग के अंदर, इट्स क्वाइट स्लो, नेट स्टैंडर्ड 2.0, और यहाँ पर हमें स्लो चल रहा है थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर हमें ईमेल प्रेफरेंस की DLL मिल जाएगी। ओके, अब आपने इसको पेस्ट कहाँ पर करना है, यहाँ से आपने कॉपी करना है और आपने इसको पेस्ट करना है उसी फोल्डर में जहाँ पर आपने स्केल यूनिट से DLL कॉपी की थी, ठीक है, और यहाँ पर प्लेस की थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी प्लेस की हुई है, तो एक ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। अच्छा, तो हम थे
ईमेल प्रेफरेंस हमने यहाँ पे पेस्ट कर देने के बाद आपने क्या करना होता है कि इसकी DLL रजिस्टर करानी होती है। ये वाली फ़ाइल मेरे पास यहाँ पर ओपन है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, मैंने अभी यहाँ क्या किया है कि अभी जो मैंने वर्किंग की है वो मैंने इसके अंदर की है, ठीक है, गेट कस्टमर ट्रिगर्स के अंदर। ओके, इसके अंदर क्या किया है कि जो भी हमारी वर्किंग थी हमने इस क्लास के अंदर काम किया था, जो भी हमने मेथड्स ऐड किए, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर मतलब मज़ीद इसके अंदर कुछ नहीं है। तो जो भी हमने चीज़ें ऐड की थी वो हमने यहाँ पर रजिस्टर्ड किया, मतलब बिल्ड बना के हमने डाल दी, प्लस इसको रजिस्टर भी करवा दिया। अब क्या होता है, ये जब चीज़ें डली हुई होती हैं, अगर मैं इसको बंद कर दूँगा, ठीक है, तो क्या होगा कि वहाँ पर जो हमारा डेटा है पॉपुलेट नहीं हो रहा होगा। तो मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी वहाँ पर डेटा शो हो रहा था, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से बंद कर दूँगा फॉर सपोज, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो ये डेटा दिखा रहा है, ठीक है। अब हम इस रिकॉर्ड के अंदर चलते हैं, इसको एडिट करते हैं, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ये डेटा नहीं दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि हमने वहाँ से वो DLL बंद कर दी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब उस DLL को जाकर खोलते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस DLL को खोल लेते हैं, ठीक है। इसको फ़िलहाल मैं बंद कर रहा हूँ, इसका पर्पज़ इसके बाद हम इस पर भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको मैं बंद कर रहा हूँ, इसको हम करते हैं सेव, देन अगेन हम इसको करते हैं रिफ़्रेश दोबारा से। टेकिंग टाइम, ओके। सो हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, ओके। डबल 0400, ये मैं इसलिए फ़िल्टर करता हूँ ताकि आपको एक्सटेंडेड फील्ड के अंदर डेटा शो ऑफ हो सके, ठीक है। अब इसका क्या है, ई वाइट का डबल क्लिक कर लें या एडिट कर लें, ठीक है। इसके अंदर आ गए, अब हम यहाँ पर आके एडिट पर आ गए। अब जब हम इसके जाएंगे, देखें रेफरेंस नंबर EXT आ रहा है, ओके। अब क्या है, यहाँ तक तो आपका जो डेटा था वो भी शो हो गया और सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो गए। अब ये है कि अब हम इसको एडिट कैसे कर सकें, या जब हम न्यू रिकॉर्ड बनाएं तो इसको सेव कैसे करवाएं, ठीक है। अभी अगर मैं इसको कुछ कहता हूँ कि भाई आप 6 के साथ मैंने 7 8 9 भी ऐड कर दिया, एंड देन मैंने इसे कहा कि भाई ये चीज़ ले जाके सेव कर दो, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मैंने इसे कह दी। अब मैं आके देख लेता हूँ कि इसने कुछ किया या नहीं किया। तो इसने इसको अपडेट नहीं किया, ठीक है। इसकी वही वैल्यू जो थी वो दोबारा से यहाँ पर उसने एज इज़ वो लेकर आ गया। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ता है, हम दोबारा से चलते हैं हमारे कॉमर्स रन टाइम के अंदर। कॉमर्स रन टाइम के अंदर जाकर ये वाली जो हमारी क्लास थी, यानी जब हम वापस से यहाँ आएंगे, क्रिएट और अपडेट कस्टमर डेटा रिक्वेस्ट, ठीक है, इसके अंदर हम आ जाएंगे। इसके अंदर जब हम आएंगे तो इसके अंदर आपका ये एक मेथड आ रहा होता है, क्रिएट और अपडेट कस्टमर डेटा रिक्वेस्ट, ठीक है। ये कर क्या रहा होता है, ये डेटा जो भी कस्टमर के अंदर हम दे रहे होते हैं ना, वो खुद ब खुद ले जाकर उसको सेव करता है। लेकिन एक्सटेंडेड फील्ड को वो कैसे करता है, यहाँ हम बात कर रहे हैं, जो हमारा मेन पर्पज़ है वो है ये एक्सटेंडेड फील्ड को सेव करवाने के लिए। तो यहाँ ये जो मेथड है ये क्या करता है, उस कस्टमर को अगर अपडेट है, क्रिएट है, वो ये चीज़ कर आ जाता है। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर कंडीशन है कि अगर तो इस कस्टमर के अंदर एक्सटेंशन प्रॉपर्टीज़ है। एक चीज़ आपको याद रहे कि यहाँ पर जो गेट कस्टमर ट्रिगर में हमने पहले काम किया था वो चीज़ होगी, इसके अंदर फील्ड्स होंगी, ठीक है, ऐड होंगी, तभी यहाँ पर वो उसकी फील्ड मतलब फाइंड आउट कर पाएगा और उसका डेटा गेट कर पाएगा। अदरवाइज़ वो
नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ले लिया, इधर इसकी एक्सटेंशन प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट आपने ले ली कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं। अच्छा, अब ये फील्ड्स आपने ले ली और यहाँ पर आपने आपकी जो भी फील्ड का नेम आपने दिया था इसके अंदर या आपकी टेबल के अंदर है या आपने रजिस्टर करते वक्त जो नाम इसको यहाँ पर दिया वो चीज़ इसने यहाँ पर से गेट कर लिया। ठीक है, अब क्या करता है वो फाइंड आउट करता है क्या ये की है। ठीक है, तो उसके अंदर की ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है इसको वो गेट कर रहा है। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल में गेट कर ली है। ठीक है, ये जब कर लेता है तो हम कहते हैं भाई मैच हो गया तो ब्रेक कर दो। ब्रेक करने के बाद तरीक़ेकार क्या है अपडेट करवाने का, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक स्टोर प्रोसीजर लिखना पड़ता है अलग से एसक्यूएल के अंदर, वो एक्सटेंडेड करके ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे लिखा हुआ है। इसके अंदर हम 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक अकाउंट नंबर का कर रहे हैं, यहाँ आप रैक आईडी दे सकते हैं, रिकॉर्ड आईडी वो भी दे सकते हैं, या जिसके बेसिस पे भी आप करवाना चाह रहे हैं अपडेट यानी यूनिक आईडी या प्राइमरी की। ठीक है, और यहाँ पर आपकी फ़ील्ड दे सकते हैं, या एक और तरीक़ेकार होता है माइक्रोसॉफ्ट ने डिफ़ाइन भी किया हुआ है कि आप पूरा टेबल पास कर दें, जितनी भी कस्टम फील्ड होंगी वो पिक हो जाएंगी। ओके, तो ये चीज़ जब हम करवाते हैं और इसकी यहाँ से फिर हमें दोबारा बिल्ड बनाते हैं। बिल्ड बनाने के बाद वही प्रोसेस है कि बिल्ड तो आपकी एक ही जाएगी किसकी, ईमेल प्रेफरेंस की, लेकिन इसके अंदर आप क्या करेंगे, जो आपकी यहाँ पर फाइल आती है, ठीक है ये वाली, इस फाइल के अंदर जाकर आपको ये वाली क्लास भी रजिस्टर करनी पड़ेगी जो हमने बंद कर दी थी। ठीक है, इसको मैं खोल लेता हूँ दोबारा, इसका वही नाम है क्रिएट और अपडेट कस्टमर डेटा रिक्वेस्ट या ईमेल प्रेफरेंस सैम्पल में से रही। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर के लिए मैं आता हूँ एसक्यूएल में जो मेरे पास बना हुआ है। ठीक है, यहाँ मेरी AXDB के अंदर ही मैंने एक स्टोर प्रोसीजर बनाया हुआ है। इसके अंदर क्या पास हो रहा है, ये वही नाम सेम आप यूज़ करेंगे बिल्कुल एज इज़ जो आपका होगा। 2 पैरामीटर कौन से मैंने लिए हुए थे, अकाउंट नंबर और रेफरेंस का। ओके, इसके अंदर से क्या होता है कि आपके अगर सेम डेटाबेस है अलग मींस AX की बेसिस वाले, तो वो यहाँ पर आप एक्सटेंशन फील्ड अपडेट करवा सकते हैं। साथ साथ 365 के टेबल में भी आप यहाँ पे मैनुअली अपडेट करवा सकते हैं। मैंने इस तरीके से यूज़ किया है। एक और प्रैक्टिस भी इसकी होती है कि आप इवेंट के जो रियल टाइम रिक्वेस्ट या सर्विस होती है उसके थ्रू भी D365 में अपडेट करवा सकते हैं कस्टम फील्ड को। ठीक है, तो ये दोनों तरीक़ेकार हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी है, आपको मेरा जो ब्लॉग है उसके अंदर से इसके कोड और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत इजी सा कोड है, बस हमने अपडेट किया है AX कस्ट टेबल को, सेट करवाया रेफरेंस नंबर EXT की हमारी जो कस्टम फील्ड है उसको, और वेयर अकाउंट नंबर की बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ तक ये सिर्फ आपका एसक्यूएल का इतना ही काम है। मज़ीद फील्ड होंगी, आप मज़ीद फील्ड और पैरामीटर दे के ये काम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो DLL हमने यहाँ से इनेबल कर दी है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा काम था इस स्टोर प्रोसीजर का, ये 2 पैरामीटर हमने डिफ़ाइन कर दिए हैं। ठीक है, बस यहाँ पर आपने सिर्फ इतना ही करना है। इसको हम सेव कर लेते हैं एक दफ़ा। अब हम करते हैं इसको रिफ़्रेश दोबारा से। लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 00400 आप देख सकते हैं। मैं किसी भी एक पर जाता हूँ, मैं इसी पर जाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एडिट कर लिया। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर आ रहा है रेफ नंबर EXT। मैं दोबारा से यहाँ पे देता हूँ 789। ओके, अब मैं इसको करता हूँ सेव। अब मैंने इसको सेव किया, अब मैं दोबारा आता हूँ एडिट पे। ठीक है, अब यहाँ पर इसने मेरी वैल्यू अपडेट कर दी यहाँ पे तो की। अब हम इसको AX के अंदर भी देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो कोड है वो 00407 है। इसको मैं यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेता हूँ। आई थिंक 7 है या 8 है, हम मेक श्योर कर लेते हैं। 005 है, सॉरी। ओके, सो ये रहा, ऊपर ही आ रहा है रिफ्रेश्ड। ओके, 004 005। अब यहाँ पर हमने इसकी एक्सटेंडेड फील्ड ऐड की हुई है तो ये भी अपडेट हो गई। अच्छा, ये तो हो गई है। अब बात आती है कि नए रिकॉर्ड के ऊपर। ठीक है,
नया रिकॉर्ड अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो वो कैसे होगा और उसकी फील्ड अपडेट होगी या नहीं होगी। तो हमने जो वर्किंग की है वो क्रिएट और अपडेट दोनों के लिए की है, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ से, एक मिनट, अगर मैं बाहर आ जाऊँ यहाँ से, वो मुझे क्रिएट कस्टमर का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ मिस्टर, अब यहाँ मैं कोई नाम देता हूँ, ये मेरे ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो डेमो कस्टमर, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या फ़र्स्ट नेम या लास्ट नेम का ऐसा कोई है या नहीं। तो मैं नेम के अंदर इसमें कंटेन्स कर लेता हूँ, ओके। मेरा नहीं ख्याल डेमो से रिलेटेड कोई भी हमारे पास है, ठीक है। इसको हम क्लियर कर देते हैं, ओके। अब हम इधर आते हैं, प्लस ये चीज़ तो हमने ये ले लिया भाई, डेमो कस्टमर, ओके। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पर रेफ नंबर EXT के अंदर भी मैं यहाँ पे कहता हूँ DEM, ओके, 1 2 3, ये मैंने DEM 1 2 3 दे दिया। इसको मैं करता हूँ यहाँ से सेव। ये मेरा एक रिकॉर्ड बन गया है, क्या बन गया, 004147, ओके। अब हम यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, 004147, इसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेमो कस्टमर आ गया, ठीक हो गया, आपका DEM 1 2 3 आ गया। और यहाँ पर भी आप जब इसको एडिट करेंगे, ठीक है, आपका डेमो कस्टमर आ गया। और यहाँ पर भी जब आप देखेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ रही है, रिट्रीव भी हो रही है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बाहर आ जाऊँ और मैं इसको बाहर से जाके देखूँ, अगर मेरा कस्टमर है, क्या है, 4147, ठीक है। तो मैं अगर कहूँ कि भाई 004147 कस्टमर दे दो, देन वो डेमो कस्टमर लिया है, या DEM भी इसने इसका एक्सटेंडेड दे दिया। होप आपको वीडियो समझ आई होगी और इससे रिलेटेड ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इन फ्यूचर अब क्या हो गया है कि इनके नई इन्होंने अपडेट दे दी है SDK और स्केल यूनिट की कॉमर्स, स्टोर कॉमर्स से रिलेटेड और स्टोर ऐप से रिलेटेड अपडेटेड दे दिया है। तो उसकी भी जो वर्किंग है वो इसी तरह से, उस पर भी मैं इसके ऊपर करूँगा वीडियो, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके अंदर थोड़ा और इन्होंने कंसाइज़ कर दिया है, थोड़ा ईजी कर दिया है, और चीज़ें लाइक जो अलग अलग बहुत ज़्यादा थी उनको थोड़ा समराइज़ कर दिया है, जिससे डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं वो इसी तरीके से ही हैं। तो इसी तरीके से ही आप लाइक उसमें भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और आपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। इससे अंदर कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।